शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। आज हम यूएनओ पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएनओ आज के समय में एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसकी प्रासंगिकता आज भी है। हमें यह देखना है कि यूएनओ के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। हुई थी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत ही बर्बादी हुई, विनाश हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने हिस्सा लिया था। उसकी समाप्ति के बाद देशों ने निश्चय किया कि हमें एक ऐसी संस्था का निर्माण करना है जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसके स्थापना के समय 51 देश सक्रिय थे और अब से यह संस्था लगातार अपना कार्य कर रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो 5 मेंबर हैं, जो अस्थायी होते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए यह अपने सदस्य देशों पर निर्भर करता है। अमेरिका यूएनओ को सबसे ज्यादा अंशदान देने वाला देश है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सी आनुषंगिक संस्थाएं हैं, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ। इस तरह की संस्थाओं के माध्यम से यूनेस्को वो अपना कार्य करता है। अब बात यहाँ यह आती है कि वर्तमान में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ प्रासंगिक है। देखिए, अगर हम इतिहास देखें तो यूएनओ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं विश्व शांति के लिए। निशस्त्रीकरण, जलवायु की सुरक्षा, विश्व शांति और विकास कार्यों में इसने अच्छा खासा योगदान किया है। इसके अलावा
संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना भी है जो विभिन्न देशों में कार्य कर रही है। तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि संयुक्त राष्ट्र ने अपना कार्य अच्छे ढंग से किया है। वर्तमान में देखा जाए तो हम पाते हैं कि अभी यूएनओ में सुधार की आवश्यकता है। जो इसके सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनका दायरा बढ़ना चाहिए। उसमें अधिकतर देश वो है जो बहुत पहले उसमें शामिल हैं। वर्तमान समय में विश्व राजनीति बदल चुकी है, इसीलिए उसका विस्तार जरूरी है। भारत ऐसे देश को भी इसका मेंबर होना चाहिए। लेकिन जो उसके सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, वो इसके लिए राजी नहीं है। इसके अलावा यूएनओ वित्तीय अनिश्चितता से भी गुजर रहा है, क्योंकि उसके पास अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। अमेरिका सबसे अधिक अपना योगदान करता है, और यही कारण है कि अमेरिका का यूएनओ में वर्चस्व है। वह अपनी बातों को मनवा भी लेता है। वर्तमान समय देखा जाए तो यूएनओ कुछ मामलों में असफल रहा है, जैसे फलस्तीन और इजराइल का युद्ध। इसके अलावा रूस और यूक्रेन का युद्ध, और भी कई बातें हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया में तानाशाही व्यवस्था है, जो कि अच्छी बात नहीं है। चीन जैसे देश में भी तानाशाही व्यवस्था है, जो कि सही बात नहीं है। तो हमें देखना है कि जब यूएनओ कार्यरत है, तो फिर इस तरह की भी व्यवस्था क्यों चल रही है। यह संयुक्त राष्ट्र के जो उसकी साख है उस पर सवाल खड़े करता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि संयुक्त राष्ट्र पे पक्षपात के भी आरोप लगते रहे हैं। वह पश्चिमी देशों या इस्लामिक देशों का पक्षधर रहा है। जैसे कि अभी वर्तमान में इजराइल फलस्तीन संघर्ष चल रहा है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यूएनओ पक्षपात कर रहा है। उन्होंने यूएनओ पर आरोप भी लगाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत पाक के मामले में भी यूएनओ का रवैया भारत के प्रति अच्छा नहीं रहा है। इसलिए इस संस्था पर सवाल भी खड़े होते रहते हैं। इसके अलावा इस संस्था पर यह भी इल्जाम लगता है कि यह जो सदस्य राष्ट्र हैं, या जो विकासशील देश हैं, या जो अविकसित हैं, उनके संसाधनों पर यह कब्जा करती है। ऐसा इल्जाम इस पे लगता रहा है। तो इस तरह की बातों को हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जब
किसी सी संस्था को अपने कार्यों को अच्छे से करना है, तो जाहिर सी बात है उसे समय के साथ चलना पड़ेगा। बदलती हुई वैश्विक स्थिति के अनुरूप उसे तालमेल बिठाना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की आवश्यकता है। भारत इसमें अपना अहम योगदान दे रहा है और भारत का भी एक अच्छा स्थान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आगे भी अपना कार्य करेगा और लोकतंत्र, विश्व शांति और बाकी कार्यों में अपना योगदान देगा। ये था आज का विषय परिचय, जिसे मैंने अब सबके सामने रखा। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो जी अनिल जी बताइए। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी कि ये जो शांति व्यवस्था करती है संयुक्त राष्ट्र, जी तो किस प्रकार की शांति की व्यवस्था करती है? युद्ध जब होता है तब, या अराजकता फैलती है? ये क्या उसका लिमिटेशन है, या किस प्रकार की शांति व्यवस्था कायम करती है? देखिए क्या है कि इनका एक तो है पीस एंड सिक्योरिटी है इनका मोटिव, कि दुनिया में शांति बनी रहे। अगर युद्ध हो रहे हैं तो उन युद्धों के मध्य जो है समझौते कैसे करवाए जाएं। इसके अलावा जो यूएन है, यूएन के अंडर में बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे यूएन के अंदर ही जो है यूएनएचआरसी आता है, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो भी यूएन के अंडर में ही आता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड या जो नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति संरक्षण है, कार्बन उत्सर्जन है, ये सारी की सारी, तो ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो यूएन काम करता है। इसके अलावा जो है, जैसे कई देशों में किसी प्रकार की आपदा आ जाती है, क्षति हो जाती है, बाढ़ हो जाती है, कोई भूकंप आ गया, तो इस प्रकार की जो जो भी आपदाएं रहती हैं, वहां पर भी जो है यूएन जो है जाकर के यूएन की बॉडी जो है मदद करती है। तो यूएन जो है बेसिकली इन्हीं सब कामों के लिए बना है कि वैश्विक व्यवस्था में किस प्रकार से शांति बनी रहे। लेकिन समस्या ये आती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ब्यूरोक्रेसी टाइप का है। यूएन ऐसे बना हुआ है, और इस ब्यूरोक्रेसी के साथ वही प्रॉब्लम आती है जो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम आती है, कि उसको कंट्रोल करने वाले ऊपर बैठे रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है यूएन कुछ कर ही नहीं पाता है, क्योंकि यूएन में जहां से फंडिंग हो रही है वहीं से यू जो है यूएन कंट्रोल होता है। जैसे ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल होती है, वैसे ही यूएन भी पूरी तरह से कंट्रोल होता है। कुछ देशों की मोनोपोली हो जाती है। तो ये बेसिकली यूएन का काम है। कोई साथी बताएं, किसी का कोई। जी अनिल जी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी जी, नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, कोई साथी बताएं। बबलू जी, मोहन गुप्ता जी, ज्ञानेंद्र जी, संजय तिवारी जी, कोई भी साथी शुरू करें। जी अभी ब्रजेश और राय लोग जी। का उद्बोधन आ जाए। जी 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 बताइए संजय जी। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। दो चार बिंदु मैं यूएन को लेकर रखना चाह रहा था। अब हम पहले इस बात के लिए विचार करें कि यूएन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जब एटलांटिक चार्टर को रूजवेल्ट और चर्चिल के उपस्थिति में तैयार किया गया, उसी को आधार मानकर 1945 में जब 24 अक्टूबर को यह संस्था बनी,
50 देशों के साथ, और अंतिम देश पोलैंड जुड़ा 51वां। तो इनका मुख्य उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य था वो वैश्विक शांति और सुरक्षा। शांति का तात्पर्य देखा जाए वैश्विक स्तर पर तो संप्रभु देशों के बीच में, तो मुख्य उद्देश्य को हम मोटी मोटा समझ सकते हैं युद्ध को टालना या युद्धों को रोकना, उनके बीच के विवादों को खत्म करना। किंतु मौजूदा दशा में हुआ ये कि जो स्थायी इनके 5 सदस्य बने, चाइना, फ्रांस म्यूट नहीं दिख रहा है तो काहे छोड़ेगा म्यूट और यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन म्यूट माने नहीं जाएगा अनम्यूट माने जाएगा। की मूल उद्देश्य की प्राप्ति को छोड़कर यूएन बाकी सब कुछ कर रहा है। यूएन की जो सहायक संस्थाएं हैं, यूएन के अंडर में काम करने वाली जो भी संस्थाएं हैं, यूएनएचआरसी हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, अब वह अपना मुख्य उद्देश्य से भटक गई है, भटका दिया है इन संस्थाओं ने यूएन को। उसका मुख्य उद्देश्य जहां शांति एवं सुरक्षा या स्थायित्व प्रदान करना था, अब वह व्यापार, पर्यावरण, बच्चे, संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर आदि चीजों को बचाने में लग गया है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होना था वो ये था कि स्थायी सदस्यों के विषय में यूएन ने इन 70 सालों में कुछ नहीं सोचा। वो स्वायत्त, जब स्थायी सदस्यों को बढ़ाने की बात आती है या उनमें वृद्धि करने की बात आती है, तो यूएन एक स्वायत्त संस्था न बनकर वो वर्तमान स्थायी सदस्यों की कठपुतली बनकर रह जाती है। और वर्तमान स्थायी सदस्यों ने ही एक प्रकार से संस्था को देखा जाए तो हाईजैक कर रखा है। युद्ध रोकना, युद्ध टालना या दो राज्यों के बीच में, दो देशों के बीच में समन्वय स्थापित करना जो आपका मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति ये 5 स्थायी सदस्य नहीं करते। एक तरफ यूएस जो अपनी बाजारवादी नीति के तहत कितने आक्रमण किया, कितने देशों पे आक्रमण किया, अकारण किया, कुछ कारणवश किया, लेकिन मूल उद्देश्य बाजारवाद था। दूसरी तरफ चीन अपनी विस्तारवाद नीति को बढ़ावा दे रहा है इसी की छत्र छाया में, चाहे वो ताइवान का मामला हो, तिब्बत का मामला हो, हांगकांग का मामला हो, या जो उसके अभी लगी सीमाओं से भी, अन्य देशों से भी उसकी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। तीसरा यूएसएसआर जो अब रशिया रह गया, वो अपना क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद नीति को बनाए रखा है कि क्षेत्र में हम ही लंबरदार, हम ही सबसे बड़े। उस प्रभुत्ववादिता को भी अगर संपोषण कहीं से मिलता है या बल मिलता है तो ये संस्था होती है। जो लीस्ट मुनाफे में, जो सबसे कम यूएन का सदुपयोग कर पाई इन मामलों में, वो हम इंग्लैंड को मानते हैं। किंतु जो बात आती है कि मैंने कहा कि जब स्थायी सदस्यों की संख्याओं में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता यूएन को इन 70 सालों में महसूस नहीं हुई? अगर 70 सालों में महसूस हुई तो बढ़ा क्यों नहीं पाई? बढ़ा इसलिए नहीं पाई कि केवल कारण ये 5 स्थायी सदस्य जो अपने स्थान में, अपने हिस्से में किसी और की हिस्सेदारी को अब ये चाह नहीं रहे हैं। दूसरा चीज जो इसकी हमने कहा कि जो इसकी सहायक संस्थाएं हैं जो इसके द्वारा बाद में निर्मित हुई हैं, उनकी तो उद्देश्यों की पूर्ति कहीं ना कहीं बाजार में दिख जाती है, विश्व में दिख जाती है। किंतु यूएन की मुख्य उद्देश्य, यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्य उद्देश्य था, उससे यूनाइटेड नेशंस पूर्ण रूप से भटका हुआ दिखता है। अगर एक आकलन देखा जाए, जहां तक मेरी जानकारी में है, तो कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण युद्ध किन्हीं दो देशों के बीच में नजर नहीं आता है जो यूएन के हस्तक्षेप से पूर्ण रूपेण बंद हो गया हो। जांच में पता करने पे पता चलता है कुछ युद्ध रुकवाए हैं या, लेकिन वास्तव में विचारक ये कहते हैं कि वो युद्ध कभी हुए ही नहीं। वो युद्ध की दशा बनी या नहीं बनी, इस विषय पर भी अभी मतभेद है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यूएन अपने मुख्य उद्देश्य से भटक चुका है। धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। हाँ, नमो नमो। जी बताइए आदरणीय। धन्यवाद। आज का विषय जो है कि अंतर्राष्ट्रीय है और इस विषय का महत्वपूर्ण
बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका तब तक मानी जा सकती है जब तक वह संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में है, लेकिन वह धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका से वह जो है कि अब हमें नहीं दिखता है, क्योंकि समानांतर कोई संगठन विकसित हो जाता है तो जो मुख्य और मजबूत हो जाता है। समानांतर संगठन कोई विकसित होकर के और उससे अधिक मजबूत हो जाता है तो पहले वाले संगठन की भूमिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसमें मैं जहां तक समझता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शक्ति है उससे कई गुना अधिक शक्ति जो है कि नाटो संघ के पास है। तो यह कहा जा सकता है कि नाटो संघ ही जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहना चाहिए, या नाटो संघ की ही जिम्मेदारी है कि वह विश्व में शांति की स्थापना करें। लेकिन फिलहाल नाटो संघ जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करता है। एक ये नाटो संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ उसका एक मुखौटा मात्र है, उसका अपना कोई, क्योंकि जब समानांतर संगठन कोई खड़ा हुआ और संगठन से अधिक व्यापक और मजबूत संगठन हो गया तो पहले वाले संगठन की कोई भूमिका नहीं रह जाती। यह होता है कि जो आगे संगठन बढ़ चुका है और पहले वाले संगठन को अपना जो है कि उपयोगी उपकरण बना लेता है। तो यही चीज कहा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है कि यह नाटो संघ का मुखौटा का मात्र है, इसका और कोई भूमिका नहीं है। वस्तुतः यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को भूमिका यदि माना जाए, इस पर विचार किया जाए तो मुनि जी भी कहते हैं कि कम से कम कानून सुनिश्चित जो है कि कार्रवाई है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ हर मामलों में हस्तक्षेप करता है और उसकी जो है कि सुनिश्चित कार्रवाई समाप्त हो गई। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के यदि हम दो तीन चीजें हैं जहां पर हम समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यक्रम में सफल रहा। इराक ने कुवैत पर जब हमला किया था तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वो कार्रवाई बड़ा अच्छी मानी जा सकती, कही जा सकती है। उन्होंने एक देश को जो है कि परतंत्र होने से बचाया। और अफगानिस्तान में जो हुई कार्रवाई वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के विरुद्ध में जो अफगानिस्तान में कार्रवाई, इस कार्रवाई को भी जो है कि उचित समझा जा सकता है। इसके बाद जो लीबिया में कार्रवाई हुई है, सीरिया में कार्रवाई हुई है, ये आंतरिक हस्तक्षेप है। एक ध्येय होना चाहिए वैश्विक संगठन का कि हम ये सुनिश्चित कार्य हम संपादित करेंगे, ये इसको निश्चित करें। यदि सर्वप्रथम यदि बिंदु रखा जाए तो दो देशों की आपसी टकराव को और एक देश का दूसरे देश के हस्तक्षेप में रोकना, यह जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख जो है कि नियम होना चाहिए। इस पर प्रमुख कार्रवाई इसकी होनी चाहिए। लेकिन जब वह बहुत सी चीजों में हस्तक्षेप करने लगा तो उसकी वह शक्ति जो है कि कुंठित हो गई, वह अपने आप में निष्क्रिय होती है। चीन ने तिब्बत को हथियाया, सिनजियांग को प्रांत को हथियाया, लेकिन वहां संयुक्त राष्ट्र ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और पाकिस्तान ने कश्मीर को जो है कि गलत तरीके से अवैध कब्जा किया, इस पर जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई कार्रवाई नहीं की। ब्रिटेन ने जो है कि भारत को खंडित राष्ट्र बनाया, इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने ब्रिटेन के भारत के संगठन में, भारत का जब स्वतंत्र होना शुरू हुआ तो संयुक्त राष्ट्र की यहाँ भूमिका थी अखंड भारत के निर्माण में, लेकिन यहाँ संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका से एकदम दूर रहा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में खुद ही यह आत्मविश्वास नहीं है कि वह जो उसके प्रमुख सदस्य हैं चीन, रूस, अमेरिका, यह है आपका ब्रिटेन और जापान,
लेकिन ये जितने भी राष्ट्र हैं, जापान को छोड़कर सभी इसमें से जो देश हैं, वो जो है कि अन्य देशों में हस्तक्षेप करते हैं। हम राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को मान्यता दे, आंतरिक रूप में वो उसमें कैसे उसको हल कर रहे हैं, या उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए और उनकी एकता अखंडता को बचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। जब राष्ट्र दुनिया के कमजोर होंगे तो संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व कैसे बना रहेगा? संयुक्त राष्ट्र खुद जो है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उनकी व्यवस्था को कमजोर कर रहा है, कहीं से उसको सुधार या उनको बल प्रदान करने की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मूलतः यदि दूसरा यदि कोई मुद्दा बनाना चाहिए तो देशों के आंतरिक मामले में, तो वहाँ की न्याय व्यवस्था को, वहाँ की न्याय व्यवस्था यदि सही ढंग से नहीं चल नहीं रही है तो उसमें उसका हस्तक्षेप होना चाहिए कि उसको सहयोग करना चाहिए कि न्याय व्यवस्था उस देश की कैसी जो है कि स्थापित हो। तीसरा यह हो सकता है कि निरपेक्ष चुनाव प्रणाली पर अपना उसको एक सहयोग होना चाहिए, ताकि वहाँ के जो है कि जो जनमत तैयार हो, जनमत जो प्रणाली है और जो चुनाव प्रणाली है उसके पर थोड़ा सा जो है कि उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए वैश्विक रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह तीन मुद्दों को मैं संयुक्त राष्ट्र के समक्ष में समझता हूँ कि होना चाहिए। पहला जो है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में टकराव न हो। दूसरा जो है कि सभी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप एक कोई दूसरा देश न करें। तीसरा जो है कि यदि कुछ करना है आंतरिक मामले में उस देश की न्याय व्यवस्था पर करना चाहिए, न्याय व्यवस्था पर सहयोग करना चाहिए। चौथा कुछ करना चाहिए तो वहाँ पर जो है कि जनमत प्रक्रिया पर जो है कि अपना जो है कि एक सहयोग और एक समर्थन देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ तक जो है कि जार्ज सोरेस जैसे कुछ ऐसे वैश्विक स्तर है वहाँ पर लगे रहते हैं कैसे वहाँ के जो है कि निवर्तमान जो सत्ता है अलोकप्रिय बनाया जाए, उसके विरुद्ध जो है कि कैसे एजेंडे स्थापित किया जाए वहाँ के जो है कि नेतृत्व परिसर। अमेरिका इस देश में इस मामले में बहुत बड़ी फंडिंग करती थी और धीरे धीरे अमेरिका की सारी फंडिंग जो है कि भारत के वर्तमान उदय से जो है कि चीन के उदय से वह जो है कि ध्वस्त होती गई। उसकी प्रणाली अंत में जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस उसको जो है कि समाप्त करना पड़ा। सैकड़ों अरब रुपए का जो है कि जो खर्च था उसको बजट को समाप्ति घोषणा करी और क्षमा मांगनी पड़ी कि मैंने जो है कि यह हमारे देश के द्वारा होता रहा। तो मूलतः संयुक्त राष्ट्र की जो है कि जो आत्मबल था और कुछ कहने का, उसकी जो है कि यह क्षमता समाप्त हो चुकी है कि वह अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ या वैश्विक वैश्विक संगठन कह सके, क्योंकि वह नाटो संघ से बड़ा शक्तिशाली संगठन नहीं है। और जो उसके सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ये तो नाटो संघ के नियमित सदस्य हैं और संभवतः ऐसा करना चाहिए कि उनको जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को पुनः मजबूत करना है तो किसी अपने से बड़े मजबूत संगठन में शामिल देशों को बाहर करें। इसमें दो देशों को बाहर कर देना चाहिए, ब्रिटेन को, फ्रांस को, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को, तीन देशों को बाहर कर देना चाहिए। दो देशों को रहना चाहिए, चीन और रूस को। इसके बाद तीन अतिरिक्त देश अन्य शामिल किया जाए, क्योंकि कोई समानांतर संगठन भी चला रहा है और उससे अधिक व्यापक संगठन प्रभुत्व तो निश्चित ही उसको जो है बर्खास्त करने का जो है कि नियम बनना चाहिए। आज की वास्तविक यदि संयुक्त राष्ट्र संघ बनना है तो इसमें से फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका को निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि उनका यह अधिकार नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से शक्तिशाली जो है कि समानांतर संगठन खड़ा करें। तो यह जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ उनका विश्वासघात है और संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने विश्वासघातियों के साथ समझ खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब जो है कि उन्हीं का मुखौटा है और इसका कोई भी भूमिका को अब हम जो है कि मान्यता देने को या स्वीकार करने की स्थिति को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब जो है कि सबको अपना स्वतंत्र और नियमों पर चलना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। जी नमस्ते पवन जी, बताइए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा बनाया हुआ एक संगठन है जो राष्ट्रों को या राष्ट्राध्यक्षों को रोने के लिए एक जगह देता है। उनके आंसू पोंछे जाएं यह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें रोने की जगह मिले, यह जगह जो है अमेरिका ने दिया हुआ, यह पूंजीवादी व्यवस्था ने दिया हुआ। साम्यवादी देश जैसे रशिया और चाइना, ताइवान, वो इसे मानते नहीं है और वह पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं। उनकी एक नई या एक अलग विचारधारा और व्यवस्था है जिस पे वे आगे बढ़ रहे हैं और वे प्रयास में है कि साम्यवादी व्यवस्था दुनिया के और देश अपना सके, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के आगे वे घुटने टेक दे रहे हैं और देश बना नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों को बोलने की आजादी चाहिए जो पूंजीवादी व्यवस्था देती, लोगों को रोने की जगह चाहिए जो पूंजीवादी व्यवस्था देती। यहाँ बोलने की पूरी जगह मिलती है, आप खूब कल्पनाएं कर सकते हैं यहाँ पर और सुखद नींद ले सकते हैं अपनी कल्पनाओं में जाकर के, अपनी बात कह करके आप संतुष्ट हो सकते हैं। साम्यवादियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ अनगाइडेड पतंग पे प्रतिबंध है। वो कहते हैं कि तर्क वही चलेगा जिस पथ पे हम चल रहे हैं, उस पथ के सम्यक तर्क ही प्रस्तुत कर सकते हैं आप, और उसके लिए आपको साक्ष्य भी देना पड़ेगा। तो वो अनगाइडेड पतंग पे प्रतिबंध लगा देते। मानव स्वभाव है, वह एक पथ पे चलना नहीं चाहता, तो वो उस व्यवस्था में जाना चाहता नहीं है और पूंजीवादी उनको मौका देते हैं और वह उनके साथ रहना चाहता है। एक बढ़िया बेहतरीन गुलाम वो बनाते हैं। सुबह उठकर आप उनका एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, घर से निकलते हैं तो उनकी सड़क पे चलते हैं, पेट्रोल गाड़ी उनका यूज करते हैं, नौकरी उनके यहाँ करते हैं, के बाद जो तनख्वाह वो देते हैं उससे उनकी बैंक की आप ईएमआई भरते। एक बेहतरीन गुलाम जो कोट पैंट टाई में होता है, जो अच्छा लगता है देखने में, उसका निर्माण वो करते हैं और उस दिशा में भारत तमाम तमाम कई देश आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष यह चाहता है कि वह स्वतंत्र निर्णय ले तो उसे घुटने के बल गिरा दिया जाता है और नरेंद्र मोदी की तरह वो सरेंडर कर जाता है। वो कहता है, माई बाप, अब हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, आप हमें माफी दे दो, मेरे यहाँ यूरिया भेज दो बस, क्योंकि यूरिया नहीं भेजोगे तो किसान चिल्लाएंगे, किसान चिल्लाएंगे, उपज नहीं होगी तो हम फ्री में राशन नहीं बांट पाएंगे, तो हम सत्ता पर से हट जाएंगे। तो वो मानता तब भी नहीं है, कहता ठीक है हम धीरे धीरे मारेंगे, तुम धीरे धीरे पहले तेल बंद करो। तो सरेंडर मोदी उसका तेल बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उस कदम में आगे बढ़ते हैं और रिलीफ धीरे धीरे मिलती। इस तरह हमारे बांग्लादेश, नेपाल,
श्रीलंका, पाकिस्तान में उनकी सरकारें, कठपुतली सरकारें काम कर रही। यहाँ तो कम से कम थोड़ा सा ये है कि जनता ने इनको चुना है। वहां तो जिसको जनता ने चुना है वो जेल में है, जिसको अमेरिका ने चुना है वो रेल में। संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र सभा मात्र रोने की जगह है। वहां आपके आंसू कोई और नहीं पूछेगा, आप खुद रो लीजिए और खुद अपने आंसू पोंछ लीजिए और अपनी कल्पनाओं में खूब ढेर सारी बातें कर लीजिए। वह ऐसी व्यवस्था है जिसमें दुनिया चल रही। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय, बताइए। पवन जय जी ने बहुत अच्छी बात कही। यूएनओ जो है रोने की जगह भर देता है। और मगर एक बात इन्होंने कही कि यूएनओ जो है वो अमेरिका का बनाया हुआ है। ये सत्य बातें हैं। और रसिया और चाइना नहीं मानते हैं, इन्होंने जो कहा ये गलत बातें हैं। क्योंकि रसिया और चाइना मानते नहीं हैं, मगर मेंबर तो हैं उसके स्थायी। अभी एक यूएनओ का एक संस्थान है जिसको हम लोग वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं। यूक्रेन रसिया वार के लेकर के बहुत एक हास्यास्पद एक डिसीजन आया वहां से। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वर्ल्ड कोर्ट ने इनको वार अपराधी डिक्लेयर कर दिया। और उतना ही नहीं किया, इन पर गिरफ्तारी भी निकाल दिया। मजे की बात है, आप लोग सर्च कर दो, आप लोगों को ध्यान में रहा होगा ना, बहुत लोग ये समाचार आया था। निकाल दिया। अब इसमें हंसीपद बात हमें ये लगा, हमारी एक छोटी बच्ची पूछी कि ना पापा, छोटी बच्ची पूछ रही थी, समाचार देखती थी, पूछी कि पापा जो है जो वर्ल्ड कोर्ट से ऑर्डर आया है तो पुतिन को गिरफ्तार कौन करेगा। छोटी बच्ची है, ज्ञान उसको नहीं था। सवाल था मजे की मैं उसका उत्तर दे नहीं पाया। तो ठीक कहना है इनका कि केवल कुछ नहीं है, यूएनओ जो है वो छोटे राष्ट्र जो हैं, जो छोटे देश हैं, इनके बीच मध्यस्थता करा के अपनी ओर या पूंजीवाद अमेरिका का जो नीति है उसको झुकाव पैदा करना था। ले दे करके मतलब जिस तरीके से अपने आए जो एक सिद्धांत है ना, साम दाम दंड भेद, उसी सिद्धांत को इनको अपनाना है। प्रेम से आ जाओ, नहीं तो फंड ले लो, दान आपको दे देंगे, वो भी संस्था का आईएमएफ है। तो कहीं ना कहीं से इनको जो है एक झुकाव करने का एक सांचारिक में मंच बनाए। तो झुकाव का एक केवल लगाए कि भाई अब तो प्रेम सीधा सीधा वार से बात नहीं बनेगा, तो हम 5 लोगों के पास ही शक्ति रहेगा, बाकी लोग शक्ति विहीन रहेंगे। उसी उद्देश्य से 5 लोग बैठे वहां कि हम लोग 5 लोग ही रहेंगे, बाकी लोग शक्ति विहीन रहेंगे। तो ले दे के ज्यादा यूएनओ का महत्व है नहीं, केवल हम लोग कल्पना मात्रा में कह सकते हैं। जो कमजोर है उनके लिए यूएनओ महत्व है, जो शक्तिशाली राष्ट्र है उनके लिए यूएनओ का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके लिए रसिया नहीं मानता, चाइना नहीं मानता, वार तो कर रहे हैं ये लोग, इनको यूएनओ रोक नहीं पा रही है। और रोकेंगे भी कैसे, वो उसके मेंबर है। यानी यही 5 गुंडे रहेंगे पूरे विश्व में, शेष लोग इनके चाकरी करेंगे या इनके पिछलगू बने रहेंगे, जो अपन कह लें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। बाबा जी, आप इस विषय पर कुछ रखेंगे? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक पंच की भूमिका में है, सलाहकार। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को विशेष अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब ये है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से इन 5 देशों के निर्णय को सब लोगों को मानना पड़ेगा। अगर ये 5 मिल जाएं तब, और अगर 5 में 2 मत होते हैं तो सब स्वतंत्र हैं। एक तरह से 5 लोगों ने मिलकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया, उसमें सब मिल गए। मेरे विचार से ये आप सोचिए कि भारत का भी एक वोट और भारत की आबादी और मुस्लिम देशों की आबादी लगभग बराबर होगी, थोड़ा ज्यादा हो सकता है बस। अब आप ये सोचिए कि मुस्लिम देशों के 57 देश हो गए, 57 वोट वहां देंगे वो, और भारत 1 वोट देगा। तो देशों को तो मान्यता दी गई, लेकिन वास्तव में फंडामेंटल राइट जो है ये तो हर व्यक्ति का है। तो ये समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है, राष्ट्रों का कर रहा है। और राष्ट्रों में भी 5 देशों को महत्वपूर्ण माना गया है उसमें। लेकिन सब होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ को समाप्त कर देना तो अभी कोई बुद्धिमानी नहीं होगी, जब तक कि कोई अच्छा विकल्प ना बन जाए आपके सामने। क्योंकि एक संयुक्त राष्ट्र संघ कोई परिणाम देने वाली संस्था नहीं है, लेकिन एक ऐसा मंच जरूर है जहां विपरीत विचारों के लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। इतना तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी उपयोग है। बाकी मुझे ये जानकारी अभी नहीं है कि अन्य जो संस्थाएं हैं उसमें, जैसे पर्यावरण के बारे में, स्वास्थ्य के विषय में, या अन्य कई दुनिया की बनी हुई संस्थाएं हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आती हैं कि सब स्वतंत्र हैं, हमको ज्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में। लेकिन अलग अलग विषयों पर बनी हुई हैं इकाइयां, हो सकता है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के ही अंतर्गत हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अच्छा विकल्प खोजा जाना चाहिए, लेकिन अभी उसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। एक बात और सोचिएगा, अभी काफी बात हुई लोकतांत्रिक देशों की और साम्यवादी देशों की। तो सैद्धांतिक रूप से दुनिया में 4 तो अभी हैं, 4 संस्कृतियां या 4 देश जो भी मान लीजिए। एक पश्चिम के लोकतांत्रिक देश हैं, एक साम्यवादी देश हैं, एक मुस्लिम देश भी हैं, और एक भारत। इस तरह से 4 भाग अगर आप करते हैं, पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ है।
तो 150 करोड़ अगर लोग जिसके पास होंगे वो 1/5 हो जाएगा। तो अब यहां सोचने की बात यह है कि दुनिया के इतिहास में, जो अभी इतिहास मान लीजिए 500-700 साल का है, 1000 साल का होगा, पुराना इतिहास तो अब रामायण काल महाभारत काल है कि नहीं है कुछ पता नहीं है किसी का। लेकिन 500-700 वर्षों का जो इतिहास है अभी का, इन वर्षों में लोकतांत्रिक देशों ने और भारत ने शायद ही कभी किसी देश पर आक्रमण किया हो विस्तारवाद के नियत से, कि हम किसी देश को ताकत के बल पर अपने साथ मिला लेंगे। ये 500-700 वर्षों में ऐसा कहीं देखने में नहीं आया है। भारत गुलाम भी रहा अंग्रेजों का, लेकिन उस गुलामी में भी व्यापार का महत्व ज्यादा था, बल प्रयोग का कम था। लेकिन साम्यवादी देशों ने और मुस्लिम देशों ने, इन दोनों ने हमेशा विस्तार के लिए बल प्रयोग करने की इच्छा रखी। हमेशा कोई ऐसा कालखंड नहीं आया जब इन दोनों ने विस्तार के लिए बल प्रयोग का प्रयास न किया हो। तब अब लोकतांत्रिक देशों और इन दोनों बल प्रयोग करने वाले देशों में आप बराबरी का आकलन कैसे कर सकते हैं? ये तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि उन लोगों पर नियंत्रण करने के लिए अगर आज नेटो ना हो, मान लीजिए कि अगर नेटो ना हो, तो क्या ऐसी कोई संभावना दिखती है कि चाइना या मुस्लिम देश दुनिया के किसी देश को शांति से रहने देंगे? ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है। इन परिस्थितियों में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। चलिए, मैं अपनी बात आपके सामने रख दिया। कोई बात पूछना हो तो और पूछ लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप अपनी बात को जारी रखिएगा। कोई साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है या कोई बात है तो। मैं एक बात पूछना चाहता था, अगर मुनि जी उचित समझे तो जवाब दे दें। जी बताइए। जो वर्ल्ड कोर्ट से जो ऑर्डर निकला था पुतिन का गिरफ्तारी के लिए, जो इनको वार क्राइम क्रिमिनल घोषित किया गया था, तो उसका औचित्य क्या था? मेरी बच्ची पूछी, मैं उसको जवाब दे नहीं पाया। मेरे मन में काफी दिनों से किसका सवाल था, मैं थोड़ा शायद अभी मैं रख लूं। किसका बता रहे हैं ये ब्रजेश जो जी? किसके बारे? बाबा जी, जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो वो वारंट निकला था, तो उसका क्या संयुक्त औचित्य राष्ट्र है? संघ ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था। जी जी मुनि, संयुक्त राष्ट्र संघ दिया है कि मानवाधिकार कोर्ट? मैं वर्ल्ड कोर्ट से निकला था। कोर्ट दिया होगा शायद। हाँ, वर्ल्ड कोर्ट से मुनि जी। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से।
हाँ, जी तो हाँ। हमको ज्यादा जानकारी नहीं है भाई इस संबंध में कि नहीं ये नहीं, मैं इंटरनेशनल। हाँ नहीं, हाँ मेरी बच्ची का प्रश्न ये था, मेरी बच्ची का प्रश्न ये था कि हाँ। आखिर जब गिरफ्तारी लगाए, हेलो, गिरफ्तारी किए, मतलब जो आदेश वारंट जारी किए तो गिरफ्तार कौन करेगा, और इस प्रकार से आदेश जारी क्यों करते हैं उल जलूल? हाँ भाई, अब हमको ज्यादा नहीं है जानकारी इस संबंध में। आप ठीक कर रहे हैं, बस मेरे पास लेकिन इसका और आंसर कोई नहीं था। अगर किसी को हाँ, इसका जानकारी हो तो बबलू जी के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो हमको भी जी जी जानकारी हो जाएगी। ब्रिजेश जी, जी। बाबा जी, मुझे लगता है कि बिल्ली के गले गले में घंटा बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है। अपनी जान कौन कौन आफत में लेगा। तो बात तो सही है जो आप कह रहे हैं, इसीलिए अब हम लोग इस पर सोच रहे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधा जाए तो कैसे, क्या तरीका उसका होना चाहिए। हम लोग तो तरीका सोच रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं आपस में। जी ब्रिजेश जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी बताइए आदरणीय। हाँ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये अरेस्ट वारंट निकला था, इसकी जो प्रक्रिया है कि कौन, जैसे बबलू जी का जो प्रश्न है कि कौन गिरफ्तार करेगा, यदि 5 स्थायी सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ ये बात अंगीकार की जाती है तो गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस जाएगी। और चूंकि उसमें संभव नहीं है, इसलिए कि रूस स्वयं स्थायी सदस्य है और वो वीटो कर देगा, इस चीज को वीटो कर देगा, तो अरेस्ट वारंट वहीं पर स्थगित होकर इंटरपोल उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। यह प्रक्रिया होती है मेरी जानकारी में। नहीं, जो बता रहे हैं आप वो ठीक है। जी, आप ठीक बता रहे हैं। तब पर जो वारंट जारी किया, इनके संज्ञान में था ना कि रसिया उसका स्थायी मेंबर है, तो फिर जारी करने का औचित्य क्या था? उनको तो संज्ञान में इस बात का पहले से था। यानी कि देखिए, छोटे कंट्री जो हैं, जो कमजोर देश, एक मिनट, जो कमजोर देश हैं, ये नियम उन पे लागू होता है, ये पांचों पे लागू नहीं होता ये नियम। ये कुछ भी अपराध करें तो चलेगा, बाकी जो छोटे कंट्रियां हैं, जो कमजोर देश हैं, उन पे नियम ये लागू करेंगे। यानी 5 लोग मिलकर के पूरे दुनिया पे गुंडाई करेंगे, हम अपनी भाषा में ये कहें। धन्यवाद। बबलू जी। बबलू जी, वो जो इसलिए उनको घोषित किए हैं कि उनको सर नहीं, गला नहीं काटना है, उनको जो है बाल बनाना है रसिया का। ठीक वो। कुछ कुछ लोग जो है गला काटने के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग ठीक। मुंडा करने के लिए काम करते हैं। जी जी तो जी रसिया को मुंडा करने के लिए काम किए हैं वो, और इसके जी। जरिए वो रसिया को विलेन बता रहे हैं और दुनिया को मजबूर कर रहे हैं कि आप रसिया से तेल ना लो, और उनका काम हो रहा है। जी। कोई साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है या बात है तो। चलिए, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी बाबू जी, कोई भी साथी बताएं। मैं एक लाइन और एक चीज और कहना चाहता था, मेरे संज्ञान में आता मैं बताइए। कहा, इसी इसी थोड़ा सा ये यूएनओ से हट के मैटर है ये। जी जी। क्या था कि जब शायद 91 या 92, शायद 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है ना, जब परमाणु अप्रसार संधि पर यूक्रेन सरेंडर किया, मतलब रसिया से विघटन शायद 91 में हुआ था, 94 में किया, सॉरी ध्यान में आया, 94 में जब यूक्रेन जो है जब परमाणु अप्रसार संधि पर सिग्नेचर किया, तो उस दौरान जो ऐसा तथा कथित है, हो सकता है, हम कंफर्म डाटा मेरे पास नहीं है, जो परमाणु बम थे इसके पास, वो
डिफ्यूज ना करके उन्होंने रसिया को दे दिया, ऐसा डाटा मिलता है। तो उस समय जो ये 5 कंट्रियां थे, जो 5 देश है यूएनओ के, ये इनकी सुरक्षा की गारंटी लिए कि भाई तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम 5 मिल करके तुम्हारा रक्षा करेंगे। उस शर्त पे ये कर दिए। उस उदाहरण भारत दबाव था, भारत नहीं किया। बट यूक्रेन के जो समय राष्ट्रपति या जो राष्ट्राध्यक्ष रहे, वो ये पूछने से शायद न पूछ पाए या नहीं उनके संज्ञान में रहा कि अगर आप 5 में से कोई कंट्री हम पर आक्रमण करेगा तो मैं क्या करूंगा। जिसका परिणति ये हुआ कि आज रसिया यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। अगर परमाणु बम उसके पास होते, वो अपना संधि दस्तखत नहीं किया, जैसे भारत ने नहीं किया कि भैया हम नहीं करेंगे दस्तखत, नहीं किया होता तो आज परिदृश्य कुछ और होता। धन्यवाद। ठीक बता रहे हैं। और साथी बताएं। श्रीकांत जी हैं, शीला जी या निशा जी, ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ बता रहे हैं, बताइए। जी भाई साहब, एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। वास्तव में सभी देश अपनी अपनी संप्रभुता के साथ हैं। जब वह किसी देश पर आक्रमण करते हैं या किसी देश से उनके युद्ध की स्थिति बनती है तो उनके अपने हित होते हैं, और उन हितों को लेकर टकराव की स्थिति बनती है, तभी वो एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में आते हैं। और वहीं पर एक भूमिका बनती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ कभी ऐसी स्थिति थी कि रशिया और अमेरिका ये 2 ध्रुव जैसे बन गए थे, और उस समय यह आवश्यकता महसूस की गई कि अगर ये दोनों लड़ गए तो स्थितियां तो बहुत बिगड़ जाएंगी। तो क्यों ना ये जो प्रमुख देश हैं, प्रमुख सैन्य सामरिक महत्व वाले देश, इन 5 को मिला करके, इन सामरिक महत्व को देशों को मिला करके एक ऐसा फोरम बना दिया जाए जिससे कम से कम इनके बीच युद्ध होने की संभावना समाप्त हो जाए। मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिस उद्देश्य की स्थापना के लिए था, वह उद्देश्य तो वह पूरा किया। इन 5 के बीच, या यह कह लीजिए कि अत्यधिक सामरिक महत्व वाले देशों के बीच में युद्ध की स्थिति पर पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि काफी हद तक युद्ध विराम की स्थिति बनी। मैं काफी हद तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कूटनीतिक युद्ध तो लगातार चलते रहते हैं। कूटनीतिक युद्धों को हम सीधे शामिल नहीं कर रहे हैं, सीधे युद्धों को हम अगर शामिल करते हैं तो लगभग पूर्ण विराम लग गया है। ये एक बड़ा उसका लक्ष्य था पाना, और वह पाया भी। हाँ, संजय जी की इस बात से भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि कभी इसमें 51 देश थे, आज देशों की संख्या लगभग 200 के पास पहुंच गई है, और सामरिक महत्व के देशों की स्थितियां भी बदली हैं। कई सारे ऐसे देश आज खड़े हो गए हैं जिनकी सामरिक शक्ति बहुत ज्यादा है, उनको भी अस्थायी सदस्यता में अगर शामिल कर लिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता और बढ़ सकती है, उसको और ज्यादा प्रासंगिक बनाया जा सकता है। अगर इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए तो वास्तव में गुटों में बट जाएगा, और गुटों में बटने के बाद क्या स्थितियां बनेगी ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन कुल मिला के यह है कि सामरिक महत्व और बाजारी आर्थिक महत्व, ये दोनों विश्व को फिर एक युद्ध के मुहाने पर लेकर जा सकते हैं अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को और नहीं बढ़ाया गया, इसके अस्थायी सदस्यों के विस्तार पर चर्चा नहीं किया गया। हालांकि पिछले 3-4 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासम्मेलनों में फ्रांस, इंग्लैंड, ये 2 देश तो बहुत मजबूती से यह बात कह रहे हैं कि देशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ सार्थक पहल नहीं हो पा रही है। इस पर कुछ होना चाहिए।
एक बात और बबलू भाई साहब की मैं बात पे थोड़ा सा और 1 मिनट की बात कहूंगा कि देखिए, आईसीसी और संयुक्त राष्ट्र संघ ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। आईसीसी से अ, जो जिसने जिसने पुतिन के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और उनको जो है वार क्रिमिनल घोषित किया, तो आईसीसी का जो सदस्य देश हैं उसमें भारत, रशिया, चीन, अमेरिका ऐसे महत्वपूर्ण देश है ही नहीं। उनके देशों की संख्या 112 या 153 कुछ ऐसे ही है, मैं उसमें बिल्कुल पक्का नहीं हूं। लेकिन ये जरूर पक्का हूं कि आईसीसी का एक सदस्य देश है ब्राजील, जहां पर अभी ब्रिक्स देशों की मीटिंग हुई थी और रशिया के राष्ट्र प्रमुख पुतिन वहां सिर्फ इसलिए नहीं गए कि वहां पर अगर जाते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो ब्रिक्स सम्मेलन में ना जाने के पीछे भी ये ब्राजील में नहीं गए थे। और भी ऐसे कई सारे ऐसे कारण अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आईसीसी के देशों के पास यह शक्ति तो थी कि अगर उनके देश में जाते तो उनके सदस्य देशों को कहीं ना कहीं पुतिन को रोकना पड़ता। लेकिन रोक के क्या कर लेते, यह प्रश्न भी क्या कहते हैं, अपने पवन जय भाई साहब ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि सर नहीं, वो तो सिर्फ बाल काटने की बात है, जो भी परिस्थितियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कुल मिला के ये कहना मैं चाह रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बारे में विचार करना चाहिए और ये पक्का है कि उसको उसकी महत्ता को कम नहीं आंका जा सकता और उसके विस्तार की आवश्यकता तो निश्चित तौर पे है। और उसका विकल्प भी मुझे वर्तमान समय में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि जिसपे कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई अन्य विकल्प प्रस्तुत हो। संयुक्त राष्ट्र संघ को ही मजबूत होना होगा और मुझे दूसरा कोई समझ में नहीं आ रहा है। इस पे सोचा जाना चाहिए, ठीक बात है। जी, कोई और साथी बताएं। कि मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगा। देखिए, बात आती है वैश्विक शांति की और एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है तो यह तो अन्यायपूर्ण है। पर शांति की स्थापना के लिए आवश्यक क्या क्या है, कौन कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर हम वैश्विक शांति कर सकते हैं। तो मैं एक महत्वपूर्ण तत्व देखता हूं, वो है शक्ति। शक्ति के बिना न तो न्याय हो सकता है न तो अन्याय हो सकता है। निर्णय सुनाना और निर्णय को क्रियान्वित करना, लागू करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ऐसी कोई भी पंचायत या पंच परमेश्वर की व्यवस्था कह लीजिए जो शक्तिहीन है, वह निर्णय तो दे सकती है, उसे क्रियान्वित नहीं करवा सकती है। वह तो लागू होगा या नहीं होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास शक्ति है कि नहीं है। और आप अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि आप न्याय ही करेंगे। फिर तो आप अपने लाभ के लिए नीति बनाएंगे। जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में जो भी 5 जो उसके परमानेंट परमानेंट मेंबर्स हैं, एक बात ध्यान देनी चाहिए कि सभी देश अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वयं को दुनिया में शक्तिशाली बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिका भी सुपर पावर बनने की रेस में है और चीन भी सुपर पावर बनने की रेस में लगा हुआ है। भारत भी उसी प्रयास में लगा हुआ है और दुनिया के अन्य देश भी खुद को महाशक्ति बनाए रखना चाहते हैं। तो जहां होड़ महाशक्ति बनने की लगी हो, आप एक दूसरे के जो हैं वह प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, ऐसे में यह सोचना कि वो आपके साथ न्यायपूर्ण जो है व्यवहार करेंगे, तो वो बहुत सैद्धांतिक लगता नहीं है। हाफिज सईद को जब इंटरनेशनल जो है टेररिस्ट घोषित करने की बात आएगी, तो आप जो है पूरा प्रयास करेंगे और चीन जो है वह पूरा प्रयास करेगा कि उसे रोक दिया जाए, क्योंकि चीन को अपने पाकिस्तान के साथ संबंध देखने हैं। आपके विरुद्ध जो है कोई नीति जा रही है और वो नीति जो है पाकिस्तान के पक्ष में है, तो अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाएगा। तो पूरी दुनिया जो है वह गुटों में बटी हुई है।
और कल का जो विषय था, जो हम लोगों ने चर्चा करी थी, वो चर्चा ही हमारे गुट निरपेक्षता पर थी कि दुनिया तो गुटों में बटी हुई है। तो जब जो यूएन का जो ढांचा है वो ढांचा ही संगठनात्मक है, तो आप संगठनों से कितनी न्याय की उम्मीद करते हैं कि संगठनों में न्याय का कोई चरित्र होता है? उसमें तो अपनत्व का भाव होता है। और जब अपनत्व का भाव होता है तो दुनिया में जितने संगठन बने हुए हैं, वो अपनत्व के भाव से ग्रसित हैं, उनका न्याय से तो दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। अब न्याय के लिए कौन-कौन से तत्व चाहिए, तो मैंने एक तो बताया आपको, शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। शक्तिहीन जो व्यवस्था है या पंचायत है, वो निर्णय तो दे सकती है, क्रियान्वित नहीं कर सकती है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ चाहिए, वह है कि हम देखते हैं वैचारिक क्षमता भी चाहिए, समानता का भाव भी चाहिए, निस्वार्थ भाव भी चाहिए। अगर शक्तिशाली व्यक्ति जो है वह दुष्ट प्रवृत्ति का हो, तो वह सबको कुचलने का ही प्रयास करेगा। और पूरी दुनिया में 2 व्यवस्थाएँ जो दिखती हैं, एक साम्यवादी व्यवस्था और एक पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था की जो है वह शोषण के आधार पर बनी हुई है, तो उससे न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और साम्यवादी व्यवस्था से तो न्याय भूल ही जाइए, जो तानाशाही के जो है दिशा में बढ़ रहे हैं। तो चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो या फिर साम्यवादी व्यवस्था हो, मैं तो ये देखता हूँ कि आप एक को सामंतवादी कह सकते हैं, दूसरे को साम्यवादी कह सकते हैं। इनके मध्य से जो विकल्प निकलेगा वो समानतावाद पर निर्धारित होगा। और समानतावाद कहाँ से जाएगा, तो उसकी भूमिका केवल और केवल भारत भारत ही बना सकता है, क्योंकि हमारी नीति हमेशा से यह रही है, हम ना दूसरों के द्वारा शोषित होंगे, ना दूसरों का शोषण करेंगे। जिनकी भावना ही ये है कि हमको शोषण के आधार पर या एशिया के जो देश हैं, गरीब देशों के विरुद्ध नीतियाँ बनानी हैं, तो उन्होंने जिन संस्थाओं का निर्माण किया है, उन संस्थाओं से ये अपेक्षा करना कि वे संस्थाएँ जो हैं न्याय करेंगी या फिर वो संस्थाएँ सुरक्षा करेंगी। वे संस्थाएँ कश्मीर का मसला होगा तो मौन हो जाएँगी, अफ़गानिस्तान का मसला मौ होगा तो मौन हो जाएँगी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मसला होगा तो वो पूरी दुनिया में ही चिल्लाएँगी। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटक और जुड़ जाता है और वो है अर्थ। आपके पास जो है शक्ति भी है, आप निस्वार्थ भी हैं और आर्थिक स्तर पर कमज़ोर हैं, जो भारत की स्थिति है इन देशों के सामने। तो वहाँ पर फिर समस्या ये खड़ी होती है कि यूएन को जो सारा फंड जाता है, वो फंड तो इन्हीं देशों से जा रहा है। क्योंकि ये दुनिया की बड़ी जीडीपी में से आते हैं, एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनको मिला हुआ है वीटो पावर। तो जब हम राजनेताओं की बात करते हैं कि नेता अपनी शक्ति नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो राष्ट्रों के विषय में क्यों भूल जाते हैं कि कोई राष्ट्र अपनी शक्ति छोड़ना चाहेगा? और शक्ति का मोह तो ऐसा है कि कोई भी त्यागना नहीं चाहता है। तो चाहे सामंतवाद की नीति हो या साम्यवाद की नीति हो, इनसे न्याय और सुरक्षा की उम्मीद करना, ये युद्ध को रोकेंगे, इसकी उम्मीद रखना ठीक नहीं है। बल्कि देखने में तो ये आता है कि अप्रत्यक्ष रूप से 2 देशों के बीच जो है युद्ध चल रहा होता है। आज यूक्रेन में अगर आप देखेंगे तो वो अमेरिका और रूस का युद्ध है। आप अफ़गानिस्तान में देखेंगे तो आपको दिखाएगा वो अमेरिका और रूस का युद्ध है। आप बांग्लादेश में देखेंगे अनस्टेबिलिटी आई तो वो अमेरिका का हस्तक्षेप है। आप नेपाल में देखेंगे, पाकिस्तान में देखें, अर्थात शांति की अपेक्षा किससे कर रहे हैं? जो हथियार बेचने वाले हैं। और हथियारों के सौदागर से हम ये चाहते हैं कि वह शांति की बात करे। अगर हथियारों का सौदागर शांति की बात करेगा, तो फिर उसके हथियार कैसे बिकेंगे? तो वो तो व्यापारी है, व्यापारी से व्यापार की अपेक्षा की जा सकती है, सुरक्षा की, न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएँ। अभी ब्रिजेश राज जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये दोनों जो हैं, दोनों दुकानदार हैं और ये दोनों को हथियार बेचने हैं। इसीलिए कहा दुनिया में वार होता रहेगा, इनके हथियार बिकते रहेंगे। मूल उद्देश्य चाहे रसिया हो या चाइना हो, दोनों का उद्देश्य तो हथियार बेचना है। भारत को लेने हैं या अमेरिका से लेगा या रसिया से लेगा या यूरोपीय कंट्री से लेगा। अब यही इसके मेंबर हैं। धन्यवाद। जी, अशोक कुमार जी कुछ बोल रहे हैं? कोई और साथी बताएँ?
हाँ राय साहब, मैं कुछ रखता हूँ। जी बताइए। देखिए, ताकत ऐसी चीज है जिसके सामने सभी घुटने टेक देते हैं, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो मोहम्मद हो। ज्ञानी से ज्ञानी बड़ा, फिर बड़ा ज्ञानी ताकत के सामने घुटने टेक देता है। यह यथार्थ है जिसे हम अपने लोगों से और अपने बच्चों को बता सकते हैं। झूठी बातें करके उनको समाज में बड़ा करना कि ताकत बड़ी चीज नहीं होती है, फिर वो फेल हो जाते हैं। अधिकतर अच्छे घरों के बच्चे बड़े शिष्ट होते हैं और वो अपनी संपदा बचा नहीं पाते, फेल होने लगते। उसका कारण यही है कि हम लोग जो है नैतिकता के चक्कर में झूठ बोलते हैं। हथियार शांति का मार्ग है जब तक यह प्रबुद्ध व्यक्ति के हाथों में है। भारत सोने की चिड़िया था। दर्शन में, विद्या में, ज्योतिष में, आयुर्वेद में महारत हासिल था, लेकिन तलवार और बारूद के सामने घुटने टेक दिया। किताबें जला दी गई। ऐसे लोगों को जो अहिंसा की बात करते थे, उनके गले काट दिए गए। भारतीय इतिहास को मिटा दिया गया, जला दिया गया। तो उस चीज की दुहाई देना कब तक सही रहेगा? हथियार ही एक चीज है जिसके दम पर आप अपनी बात कह सकते हो। एक कहावत है कि पिस्टल हाथ में आते ही हिजड़ा भी मर्द बन जाता है। तो आज अमेरिका, रशिया, चाइना यदि अपनी बात कह सकते हैं तो वह ताकत है जिसे हमें मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और उस कदम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी रख सकते हैं। नहीं, ठीक है, मोहन जी ने अच्छी बात कही। हथियार अगर स्टालिन के पास रहेगा तो, मगर हथियार रखना और हथियार बेचना दोनों में फर्क है। हथियार ये लोग बेच रहे हैं, एक दूसरे से देके लड़वा रहे हैं। रसिया अमेरिका कभी न लड़े हैं डायरेक्ट, न कभी भविष्य में कभी लड़ेंगे। इन दोनों को लड़ने नहीं है, इन लोगों को दूसरे छोटे लोगों को लड़वाने हैं, ठीक ताकि बात है। छोटे लोग दोनों लड़ें। और दोनों हाँ, व्यापारी हैं। जी हाँ, दोनों दोनों को हथियार रखने नहीं है, इन दोनों को हथियार बेचने हैं और छोटे लोग लेंगे और ये लड़े। और फिर मैं इनका चौधरी बनूं, हम 5 लोग मिलकर फिर इनका पंचायत करें। अब धन्यवाद। पंचायत में फिर उनके जो है खनिज जो पदार्थ है, जो मिनरल्स हैं, वो सब कब्जा कर ले जी हाँ, पंचायत। जी हाँ, जी हाँ, बस हाँ, इनको मिनरल चाहिए। हम्म। ठीक है। कल का जो विषय है। सुनील देव जी कुछ बोल रहे हैं शायद। जी बताइए आदरणीय। जी नमस्कार सभी साथियों को। देखिए अभी जो बात कही थी आदरणीय जी ने इन्होंने, तो यहाँ भी तो शक्ति का ही आधार दिख रहा है। ये अगर रूस से अमेरिका नहीं लड़ेगा, अमेरिका और रूस अमेरिका से नहीं लड़ेगा, तो इसका कारण भी तो जानना पड़ेगा। कारण भी यही है ना, वो जानते हैं कि दोनों सामने आ गए तो एक का नष्ट होना निश्चित है। तो यहाँ भी शक्ति का ही प्रदर्शन या शक्ति की ताकत है या शक्ति का ही जो व्यवस्था या भय या डर जो है वो दिखाई दे रहा है। और पंचायत भी वही कर सकते हैं वास्तव में। देखिए
हम लोगों के उसमें कहीं ना कहीं ये चीज नहीं रहती है। विश्व मानव व्यवस्था में जब से इतिहास या मानव जो है वो उसमें आया है, कहना चाहिए एक शब्द में भूल रहा हूं, अस्तित्व में आया है, तब से दोनों चीजें प्रभाव में रही हैं। क्योंकि जो मनुष्य है ना, इसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति इसी के अंदर है। कोई खोपड़ी बदली नहीं जाती है, कहीं कोई परमात्मा भगवान प्रकृति वो मनुष्य अलग से बना के नहीं भेजते हैं। इसी में आसुरी प्रवृत्ति है, इसी में देवत्व प्रवृत्ति है। तो व्यक्ति कहाँ से संचालित हो रहा है, उसके पास कैसी व्यवस्था है, उसने अपनी कैसी शक्ति अर्जित की है, उसी तरह से वो अपनी दृष्टिकोण बनाता है, और यही राज्यों का दृष्टिकोण है। जहां तक हम देखें राजनीतिक व्यवस्था की जो बात चल रही थी, उसमें भी यदि हम देखेंगे तो वहां भी कहीं ना कहीं मूल में शक्ति का ही प्रभाव दिखाई देगा। शक्ति चाहे किसी की हो, कहने का तात्पर्य यह है, चाहे वो हथियार की है या धन की है या तकनीक की है या फिर पद की है, अन्य कुछ है, तो वो छोटे स्तर से आप देख लीजिए बड़े स्तर तक वो आपको कहीं ना कहीं शोषण करते हुए दिखाई देगी। हाँ, वो व्यवस्था अलग होती है। फिर मैं कहूंगा कि जो धर्म से व्यक्ति जुड़ जाता है या जो आंतरिक भाव से व्यक्ति जुड़ जाता है, जो मानव तो इंसानियत या जो इस तरह की चीजें होती हैं इनसे कोई जुड़ जाता है, वो अपवाद के रूप में कोई व्यक्ति मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस तरह से जो है, लेकिन राज्य स्तर पे तो मैं नहीं देखता कि इस तरह की कोई स्थिति बनती हो और कोई राज्य अपने आप को मजबूत करने के लिए पड़ोसी को नहीं सताता हो। बहुत सारे उदाहरण हैं स्थिति में। हाँ, हमारे यहाँ का उदाहरण कुछ और हो सकता है, क्योंकि बुद्ध का प्रभाव रहा है, महावीर का प्रभाव रहा है, अन्य हमारे ग्रंथों का प्रभाव रहा है, जैसे पवनजय जी ने कहा था, या दर्शन का प्रभाव रहा है, तो 1% जो है तो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास भी शक्ति आने के बाद में और उस तरह की व्यवस्था जो आज हम दबाए जा रहे हैं या कुचले जा रहे हैं या कहीं स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं इस तरह की, इसका फिर दूसरे देशों से या दूसरे उनसे पूछेंगे नहीं या उनका समझौता किसी तरह का नहीं मानेंगे या किसी तरह की जो हम अपने आप में सक्षम हो जाएंगे। तो सक्षम होना बहुत जरूरी है, ताकतवर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी स्तर से। एक बात अंतिम कह रहा हूं, हाथ उसी के सामने जोड़े जाते हैं, बुद्धि उसी के सामने प्रयोग में आई जाती है, सामने वाला हमारा किस स्तर का है। अगर वो हाथ जोड़ने को समझ रहा है तो ठीक है, बुद्धि के स्तर को समझ रहा है तो ठीक है। जैसे आदरणीय बाबा जी कहते हैं बहुत बार, मैं तो उस चीज का नहीं करता, लेकिन अगर देखेंगे हम इतिहास के पन्नों में या उसमें देखेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कहीं ना कहीं कि जो बुद्धि स्तर है या जो है, हमने बुद्धि का स्तर ही तो कहा है, सर्वधर्म संभाव में कहा है। अब लोग कहते तो यही है कि कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। अब ये तो 50 साल 70 साल 80 साल पहले चले जाओ, आज भी स्थिति देख लो, तो उन चीजों का ज्यादा वो नहीं रहता। मैं तो यही कहता हूं कि हमारे पास बहुत बड़ी संपदा थी या बहुत बड़ी, उसका आकलन हम करें तो कम हुए या ज्यादा हुए, और घटे या बढ़े, चाहे वो क्षेत्रफल के स्तर से, देश के टुकड़े होने के स्तर पे, विचारों के स्तर से, तो कहीं ना कहीं हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करेंगे। आप पुनः वही बात कहनी पड़ेगी कि राज्य कभी जो है भारत जो है वो फैला हुआ था, तो कितने उसके 200 साल में, पिछले 300 सालों में कितने उसके टुकड़े हुए हैं, तो वो भी है। अब इसमें ठीक है, विचारधारा अपनी बनती है, लोगों का समूह बनता है, अपना वो क्षेत्रफल मांग लेते हैं या कुछ है, तो यहाँ भी वही है कि इस तरह की नीति होती, इस तरह की शक्ति होती जो उनका विरोध विचारों के आधार पर। गांधी जी ने खूब विचार किया, भाई उनको विचारक ही कहा जाता है, कहाँ माना गया। और देखेंगे तो मैं समझ रहा हूँ, मेरे जहन में तो एक ही बात है कि गांधी जी की एक ही बात थी, उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा।
शायद इस चीज से, जैसे मेरा अपना आकलन है जहां तक मैंने पढ़ा है, या नोआ खाली के उस स्तर से जो है गॉड से बहुत ज्यादा आहत थे। उसके बाद में दिल्ली में जो घटना हुई थी, पाकिस्तान के हिंदू आए थे, मंदिरों में थे, उन्होंने निर्णय ले लिया, मंदिरों से मुसलमान थे, मस्जिदों में हिंदू पहुंच गए थे, तो तत्काल हिंदू मस्जिदों से निकले। तो ये स्टैंड जो है वो हमें यही दिखाता है कि एक पक्ष यदि दबता रहे या दबाते रहे तो उसको लोग दबाते ही रहेंगे, और वो बड़े महान लोग होते हैं, अंतिम बात कह रहा हूं, जो सामने वाले की सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझते हैं। वो अपवाद के रूप में एक दो व्यक्ति हो सकता है कहीं किसी तरह से, नहीं मैं नहीं मानता, सामने वाले की कमजोरी का लाभ उठाया जाता है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, या 2-4 मिनट हैं अभी, कोई बात भी रखना चाहे तो रख सकते हैं अपनी। नहीं, सुनील देव जी ने जितने बात कहे गांधी जी के संबंध में वो जी लगभग मेरे अध्ययन के अनुसार सत्य बात बोले, जो आरोप कहें या सत्य कहें। लगभग गांधी जी का कृत्य कई जगह जो है इसका उल्लेख मिलता है कि उन्होंने ऐसा कृत्य किया था। जी धन्यवाद। ठीक है, तो किसी साथी को कोई बात नहीं है तो कल का जो विषय है वो रहेगा 920 नंबर है, विश्व युद्ध। आज की चर्चा को हम लोग समाप्त कर सकते हैं।